हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज के आज के क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत, उसका ऑब्जेक्टिव्स। यानी आज हम लोग जानने वाले हैं कि लेसन नंबर 2 जो है प्रबंध के सिद्धांत, उस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं और उसका आंसर क्या क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से हैं वे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए बाबू शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो बाबू हम लोगों ने पढ़ा था कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो किसकी देन है? एफ डब्ल्यू टेलर की। किसकी? एफ डब्ल्यू टेलर की। यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो होगा टेलर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ डब्ल्यू टेलर है। एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। एफ डब्ल्यू टेलर का जन्म 1856 और मृत्यु 1900। अब यहां देखिए बाबू, मानसिक क्रांति मूलाधार है, यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। मानसिक क्रांति जो है वो किसकी मूलाधार है? तो बाबू मानसिक क्रांति हम लोगों ने पढ़ा था कि वो किसकी मूलाधार है? वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। यानी मानसिक क्रांति लाना किसका उद्देश्य था? वैज्ञानिक प्रबंध का। इसके बाद 3 नंबर है बाबू कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो देखिए बाबू, वैज्ञानिक प्रबंध जब टेलर लाए तो उसमें उन्होंने गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन तीनों का जिक्र किया। यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो होगा इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, यानी कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। यानी जो परंपरागत प्रबंध चलता आ रहा था उसमें श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। तो बाबू क्या दी जाती थी? तो इसका ऑप्शन होगा कम, लो। अगला ऑब्जेक्टिव है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। यानी वैज्ञानिक प्रबंध में किस तरह का उत्पादन होता है? तो बाबू वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्या होता है? अधिकतम, ज्यादा होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में ज्यादा उत्पादन होता है। अब अगला 6 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। तो देखिए बाबू, यहां पे पूछ रहा है कि बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। यानी कि जब वैज्ञानिक प्रबंध हम लागू करते हैं तो हमारे प्रॉफिट में क्या होता है? तो बाबू हमारे प्रॉफिट में क्या होता है? वृद्धि होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, अब इसके बाद डैश डैश है कि बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स आर। देखिए वर्कर्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होता है बाबू? साइंटिफिक मैनेजमेंट से वर्कर्स जो हैं उनको होता है लाभ, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित मिलता है वैज्ञानिक प्रबंध में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इसके बाद का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग जो है घंटे होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि एक कर्मचारी की जो कार्य क्षमता है उससे ज्यादा उससे काम नहीं लेना है, क्योंकि जब वो थक जाएगा तो उसकी कार्य कुशलता में क्या हो जाएगी? गिरावट आएगी। तो यहां आपका आंसर होगा बाबू कमी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है।
इसके बाद यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, यानी कि व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1913 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ये 9 नंबर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1913 में। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो देखिए बाबू, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के जो है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में थ्योरी के क्लासेस में कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे? 14, यानी हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हुए। जबकि अगर आपसे पूछता कि वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं या टेलर ने कितने सिद्धांत दिए, तो उसका ऑप्शन होगा 4। अब यहां जो है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो बाबू हम लोगों ने पढ़ा था कि हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में, और जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म यूएसए अमेरिका में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ हेनरी फ्योल का जन्म जो है वो फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी सही है। और यही यदि आपसे पूछा गया होता कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए अमेरिका में। प्रशासनिक, यहां देखिए 12 नंबर पूछ रहा है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। देखिए बाबू, प्रबंध के प्रशासनिक क्षेत्र के प्रस्तुत करता थे हेनरी फ्योल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछ रहा है बाबू 13 नंबर ऑब्जेक्टिव की प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो बाबू प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? डायनेमिक, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल, तीनों हैं बाबू। डायनेमिक भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं और यूनिवर्सल भी हैं, यानी गतिशील, लोचशील और सार्वभौमिक, तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद आपसे 14 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? यानी मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। यानी कि आपको इसमें आंसर ढूंढना है जिसमें है समय अध्ययन, कार्य पद्धति अध्ययन, थकान अध्ययन और गति अध्ययन। तो ध्यान दीजिए बाबू, सर्वोत्तम का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, कार्य पद्धति अध्ययन। ठीक है। इसके बाद 15 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है बाबू वो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 16 नंबर हेनरी फ्योल थे, यानी हेनरी फ्योल वॉज ए। हेनरी फ्योल क्या थे? तो हेनरी फ्योल थे बाबू खनन अभियंता ना। हेनरी फ्योल क्या थे? खनन अभियंता, यानी कि माइनिंग इंजीनियर थे वो। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है, यानी कि जब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट लागू करते हैं बाबू, तो लागत में क्या होती है? लागत में कमी आती है, डिक्रीज। 18 नंबर मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य है, मेंटल वर्क इज। तो देखिए बाबू, मानसिक कार्य कौन सा है? प्रबंध है। मैनेजमेंट जो है एक मानसिक कार्य है। अगला 19 नंबर आपसे पूछ रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है,
यानी कि एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें विश्लेषण कितना है, तो बाबू विश्लेषण है 75%, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे कह रहा है कि आदेश की एकात्मकता का संबंध किससे है, यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू। तो देखिए बाबू, यूनिटी ऑफ कमांड जो है यानी आदेश की एकात्मकता का संबंध वरिष्ठ और अधीनस्थ यानी सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स से है। ठीक है, इसके बाद जो है 21 नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसमें कौन सा अध्ययन है जो नहीं किया जाता है, जैसे कि गति अध्ययन, लाभ अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन। तब बाबू हम लोगों ने देखा था कि गति, समय और थकान ये तो तीनों था, नहीं था तो लाभ अध्ययन, लाभ अध्ययन इसमें नहीं आता है। 22 नंबर आपसे पूछ रहा है बाबू कि वैज्ञानिक प्रबंध लाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स। तब वैज्ञानिक प्रबंध क्या लाता है बाबू, सी नंबर ऑप्शन, मानसिक परिवर्तन, मेंटल चेंज, मेंटल चेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अब हमारे सामने जो है बाबू वो है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 कि टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने, इन विच ईयर डिड टेलर बिकॉम एन इंजीनियर फ्रॉम ए वर्कर। तो इसका ऑप्शन जो है बाबू वो है 1883, 1883। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि टेलर एवं फेयोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फेयोल। तो देखिए, फेयोल एक खनन इंजीनियर था, बात सही है, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी बात सही है, ये फॉल्स नहीं है। फेयोल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये गलत है, ये जो है गलत है, क्योंकि किसी का भी सिद्धांत विशिष्ट परिस्थिति के लिए नहीं बना था, सबका सिद्धांत सेम बना था। ये बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। फेयोल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा की गई, जबकि टेलर की सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई, ये भी सही है। फेयोल के सिद्धांत प्रबंध के उच्च स्तर पर लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन पर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें आपका सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है बाबू 25 नंबर, जो आपसे पूछ रहा है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन सन कितने में हुआ, यानी वहां पे आपको छोड़ा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911, 1911 में 1911 में बाबू इनका पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुआ था। इसके बाद पूछ रहा है 26 नंबर की वैज्ञानिक प्रबंध है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो देखिए बाबू, साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बोथ। इसके बाद 27 नंबर पूछ रहा है कि प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना बाबू प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट,
इसके द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 28 नंबर पूछ रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। निर्णयन हेतु, प्रबंधकीय कार्य हेतु, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि ये निर्णयन में भी काम करता है और प्रबंधकीय कार्य में भी करता है। इसके बाद का ऑब्जेक्टिव है 29 नंबर की प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो देखिए बाबू, प्रबंध के सिद्धांत सर्व प्रयुक्त होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सली अप्लीकेबल होते हैं, ये सब जगह लगते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाई, तो वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया जी? एफ.डब्ल्यू. टेलर। और एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये भी पूछता है। किसका अर्थ है एक योजना एक बॉस? एक योजना एक बॉस, ये किसका अर्थ है? इस ऑप्शन जो है ए नंबर, निर्देश की एकात्मकता। निर्देश की एकात्मकता में एक योजना एक बॉस के तहत काम किया जाता है। टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक जिसका उद्देश्य विनिर्मित भागों और उत्पादों की अदला बदली स्थापित करना है को कहते हैं द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग कहते हैं बाबू मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो है, मानकीकरण इसको कहा जाता है। अगला जो है वो है 33 नंबर, और ये आपसे कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को होता है। तो भाई वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध के सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो नहीं है में संपूर्ण, ऑब्सोल्यूट, क्योंकि बाबू वे फ्लेक्सिबल भी हैं, व्यवहारिक भी हैं और सार्वभौमिक भी हैं। ये तीनों हैं, सिर्फ नहीं है तो वो है ऑब्सोल्यूट, संपूर्ण। इसके बाद जो है बाबू 35 नंबर की शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता था। तो शुरू में वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा क्या किया जाता था बाबू? विरोध। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है कि शुरू में इसका क्या होता था? विरोध होता था, यानी उसको जो है इग्नोर किया जाने लगा। 36 नंबर, व्यवसायिक संगठन में विभिन्न विभागों का निर्माण फ्यूल के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबू कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इसके तहत विभिन्न विभागों का निर्माण होने लगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, तो ध्यान दीजिए, ये सिद्धांत टेलर ने दिया, ये नहीं दिया। कार्यात्मक फोरमैनशिप जो है वो कौन दिया? ये फ्यूल ने दिया। तो कार्यात्मक फोरमैनशिप टेलर का नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों टेलर का है, सिर्फ दूसरा नहीं है। सहयोग न कि टकराव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो भाई सहयोग न कि टकराव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसके बाद पूछ रहा है कि हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है। तो हेनरी फ्यूल का सिद्धांत कौन सा नहीं है जी? कार्य विभाजन उन्हीं का है, आदेश की एकता उन्हीं का है, अनुशासन उन्हीं का है। मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन उनका नहीं है। मेंटल रिवॉल्यूशन किसका है? टेलर का।
प्रबंध के सिद्धांत हैं। देखिए प्रबंध के सिद्धांत हैं, नहीं है नहीं पूछा है। तो देखिए स्टैटिक तो ये है नहीं, कठोर ये है नहीं, और सही ये है नहीं, यानी कि है क्या, गतिशील। क्या है, गतिशील, डायनेमिक। ये ऑप्शन आपका सही होगा, डायनेमिक। इसके बाद पूछ रहा है 41 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का उद्देश्य है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का जो है कौन सा समय अध्ययन का उद्देश्य है, नियोजित श्रमिकों की संख्या निर्धारित करना, उपर्युक्त प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करना, श्रम लागत की गणना करना, इनमें से सभी समय अध्ययन का उद्देश्य है। इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो बाबू सही होगा, क्योंकि इनमें से देखिए श्रमिकों का संख्या भी निर्धारित हो जाएगा, उनको प्रोत्साहित भी, और श्रम की लागत भी निकल जाएगी। डी नंबर जो है वो सही है। 42 नंबर, मानसिक क्रांति का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। मानसिक क्रांति का क्या अर्थ है, प्रबंधन और श्रमिकों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। यही ऑप्शन सही है बाबू, पहला ही। क्योंकि मानसिक क्रांति का मतलब क्या था कि प्रबंधकों को लगता था कि कर्मचारी काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, और कर्मचारियों को लगता था कि प्रबंध शोषण कर रहा है। तो दोनों को अपना जो है सोच बदलना चाहिए। सिद्धांत निर्देश की एकात्मकता सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है जी, कार्रवाई की एकता, समन्वय, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, सिद्धांत निर्देश की एकात्मकता सुनिश्चित करता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों, यानी कार्रवाई भी एक हो और आपस में समन्वय भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स मिले, प्लस आपने जो थ्योरी का क्लास देखा, जो लेक्चर देखा थ्योरी चैप्टर पे जो थ्योरी का क्लास था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि टेलर का जन्म कब हुआ, फ्यूल का जन्म कब हुआ, फ्यूल कहाँ के निवासी थे, टेलर कहाँ के निवासी थे, उसके अलावा वैज्ञानिक प्रबंध की किताब कब आई, वैज्ञानिक प्रबंध इंट्रोड्यूस कब किया गया। ये जो चीज़ें हैं, जो भी आपको छोटी छोटी सी बारीक चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि फ्यूल जो थे वो पहले तो खनन अभियंता थे, तो खनन अभियंता से प्रबंध में कब गए, 1888, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरह के जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उसको भी दिमाग में आप लोगों को रखना है। छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अगर छोटे छोटे से पॉइंट्स को दिमाग में नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो आप लोग जो है चैप्टर को पूरे इत्मीनान से पढ़िए, और सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी पकड़ के रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव्स को देखा, और जो है अगले क्लास में अब लेसन नंबर 3 पे हम लोग फोकस करेंगे। धन्यवाद।